हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शंस, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कह देते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइंड होना, वे केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं यानी सब्सटेंसेस कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, दोज केमिकल रिएक्शंस, those chemical reactions in which two or more substances combined to produce a single product, to produce a single product are called combination reactions. Those chemical reactions in which two or more substances combine together to produce a single product are called combination reactions. अब combination reaction को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए A ने B के साथ रिएक्शन किया और C यहाँ पे प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ इस रिएक्शन को समझेंगे। देखिए, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम मेटल का सिंबल है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो इस केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर से देखिए, हाइड्रोजन ने, ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला है। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किया और अमोनिया बनाया। अमोनिया। तो इस केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड हुए हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट किया है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड।
ने पानी के साथ रिएक्शन किया और बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड हुए हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट उन्होंने जनरेट किया है। तो यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इन सभी के सभी तीनों एग्जांपल्स में दो सब्सटेंसेस कंबाइंड हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। अब हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले व्हाइट वॉश से रिलेटेड एक रिएक्शन को समझेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, व्हाइट वॉश करने के लिए हम बाजार से जो व्हाइट पाउडर खरीद के लाते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को आप यहां पे सफेदी का चूना कह सकते हैं, सफेदी का चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड वो व्हाइट पाउडर है जो हम बाजार से लेके आते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो सफेदी तैयार होती है, यानी व्हाइट वॉश तैयार होती है, और वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी कहते हैं और ये कलरलेस होता है। यहां पे हम इसे सफेदी भी कह सकते हैं, सफेदी। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो व्हाइट पाउडर होता है। तो जब हम सफेदी को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगाते हैं एक ब्रश की हेल्प से, तो कुछ समय के बाद जो दीवार है वो बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वो समझिए। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगाते हैं तो हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके साथ रिएक्शन कर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन करने पर बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की वाइट होता है, मिल्की वाइट, साथ में वाटर बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की वाइट होता है, इसके बनने के कारण जो दीवार है वो पूरी की पूरी बिल्कुल मिल्की वाइट नजर आती है। तो जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन उस समय पे होता है। नाउ वी विल डिस्कस डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज होना यानी एक सिंगल सब्सटेंस टूटेगा और दो या दो से अधिक नई सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू प्रोड्यूस टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, दोज chemical reactions in which a single substance decompose to produce two or more new substances are called
decomposition reactions. डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं? मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है ए और उसने स्प्लिट होके डिकम्पोज होके बी और सी प्रोड्यूस किया है। तो यहां पे एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होके दो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। देखिए, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइंड हो रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट कर रहे थे, पर यहां पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और दो या दो से अधिक नए प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइम पे हीट रिलीज होती है, पर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के समय पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझेंगे। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला, थर्मल डीकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस, यानी कि वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम एक सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, तो उनको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि थर्म का मतलब होता है हीट। दूसरा, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी वे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रिक एनर्जी से डिकम्पोज करते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और तीसरा, फोटोलिसिस, यानी कि वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम एक सब्सटेंस को लाइट से डिकम्पोज करते हैं, तो उसे फोटोलिसिस कहते हैं। तो एक एक करके हम तीनों ही प्रकार की डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम थर्मोलिसिस से। When calcium carbonate, this is calcium carbonate, when calcium carbonate is heated at 300 degree Celsius, then it decomposes to produce calcium oxide and carbon dioxide. तो यहां पे इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस को हीट करने पर वो डिकम्पोज हुआ और दो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और यहां पे हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं हीट की हेल्प से, इसलिए इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। व्हेन पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट, when potassium chlorate is heated, then it decomposes to produce potassium chloride and oxygen gas. तो इस रिएक्शन में भी एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और दो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल से हम देखेंगे। इफ लेड नाइट्रेट, lead nitrate, if lead nitrate is heated, then it decomposes to produce lead oxide
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहां इस रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और हमें 3 नए प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे। When ferrous sulfate is heated, then it decomposes to produce ferric oxide, which is brown in color. Ferrous sulfate is green in color, and sulfur dioxide and sulfur trioxide. तो इस केमिकल रिएक्शन में भी एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और 3 नए सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को। When electric current is passed through the molten sodium chloride, then it decomposes to produce sodium metal and chlorine gas. तो इस केमिकल रिएक्शन में ये जो सोडियम क्लोराइड है वो हमने मोल्टन स्टेट में रखा है। अगर हम इसमें से करंट पास करते हैं तो ये डिकम्पोज होगा और प्रोड्यूस करेगा सोडियम और क्लोरीन गैस। तो इस केमिकल रिएक्शन में, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज किया है इलेक्ट्रिसिटी से, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, when electric current is passed through aluminum oxide, molten aluminum oxide, when electric current is passed through molten aluminum oxide, then it decomposes to produce aluminum metal and oxygen gas. तो यहां इस केमिकल रिएक्शन में भी एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और 2 नए सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। when electric current is passed through water, which is acidified, when electric current is passed through acidified water, then it decomposes to produce hydrogen gas and oxygen gas.
तो यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और दो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इन तीनों ही एग्जांपल्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी से सब्सटेंसेस को डिकम्पोज किया है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएंगे। पानी का जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक एक्टिविटी आपको एग्जाम में आ जाती है और उस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब एक एक्टिविटी के द्वारा हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। ये एक ग्लास बोतल है जिसको हमने इन्वर्टेड रखा हुआ है, तो ये है इन्वर्टेड ग्लास बोतल। और इसका जो बॉटम है वो हमने हटा दिया है, तो विदाउट बॉटम। ये इसका फेस है। और इसके फेस में हमने यहां पे लगाया हुआ है रबर कॉर्क। ये रबर कॉर्क है। यहां पे इस रबर कॉर्क में हमने इंसर्ट की हुई है बोतल के अंदर दो कार्बन की रॉड्स, जिनको आप यहां पे इलेक्ट्रोड बोलोगे। ये कार्बन रॉड्स ग्रेफाइट रॉड्स होती हैं। कार्बन रॉड और ये भी कार्बन रॉड। हमने इस बोतल को एक स्टैंड के ऊपर फिक्स किया हुआ है। ये उस स्टैंड के क्लैंप हैं, क्लैंप, और ये है स्टैंड। इस बोतल में हमने पानी रखा हुआ है। और ये पानी एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड वाटर। यहां पे पानी एसिडिफाइड इसलिए है क्योंकि प्योर वाटर में से, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में से करंट पास नहीं होता। हम जब पानी को एसिडिफाइड कर देंगे तो उसमें आयंस आ जाएंगे, और पानी में अगर आयंस हैं तो उसमें से करंट पास हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी में से हमें करंट पास करना है, इसलिए हमने उसको एसिडिफाइड किया है। यहाँ पे हमने बैटरी रखी हुई है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड। और ये बैटरी है। हमने इस कार्बन रॉड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके रखी हुई है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब यहां पे हमने इन्वर्ट करके रखी हुई है। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स। हमने
इस कार्बन रोड को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यानी कि कैथोड से, और इस वाले कार्बन रोड को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड से। और ऑन ऑफ के लिए हमने यहां पे स्विच लगाया है, ये स्विच, और ये वायर है। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे और यहां वाटर में से करंट पास होगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और जब वाटर डिकम्पोज होता है तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो नेगेटिव टर्मिनल्स पे यानी कैथोड पे जो रोड है उस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगी। यहां पे ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, और जो टेस्ट ट्यूब रखी हुई है एनोड पर उसमें कलेक्ट हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का है, बाकी नीचे पानी है। तो ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम को अगर मैं 1 बोलता हूं तो यहां पे ये वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का है, नीचे पानी है, तो हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 2 होगा। माई मीन टू से कि हाइड्रोजन गैस की मात्रा हमेशा डबल रहेगी ऑक्सीजन से। रीजन, जब पानी का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम जनरेट करता है। तो जितना भी पानी डिकम्पोज होगा हमेशा हाइड्रोजन गैस की जो वॉल्यूम है वो डबल रहेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो इस एक्टिविटी में आपने सीखा कि किस तरीके से हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब यहां से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के समय हमेशा हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस एनोड पे ही क्यों कलेक्ट होती है। रीज़न ये है, हाइड्रोजन गैस के एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए वो अट्रैक्ट होती है कैथोड की तरफ, और ऑक्सीजन गैस के एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है इसलिए वो अट्रैक्ट होता है एनोड की तरफ। इसलिए हमेशा हाइड्रोजन गैस कैथोड पे कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे कलेक्ट होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस is always double that of the amount of oxygen gas during electrolysis of water। तो इसका रीज़न ये है कि पानी का एक मॉलिक्यूल टूटता है या डिकम्पोज होता है तो हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन का 1 एटम। इसलिए जितना भी पानी डिकम्पोज होगा, जितना भी वाटर डिकम्पोज होगा, हमेशा हाइड्रोजन का अमाउंट डबल रहेगा ऑक्सीजन से। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। और अब हम डिस्कस करेंगे फोटोलिसिस। व्हेन सिल्वर क्लोराइड is white in color. So when silver chloride is exposed to light, then it decomposes to produce silver, which is grayish white in color, and chlorine gas, which is yellowish green in color. So when silver chloride is exposed to light, then it decomposes to produce silver, which is grayish white in color, and chlorine gas, which is yellowish green in color. तो इस केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और 2 नए सब्सटेंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है,
तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड which is pale yellow in color, when silver bromide is exposed to light, then it decomposes to produce silver and bromine. Bromine is red brown in color. So when silver bromide is exposed to light, then it decomposes to produce silver and bromine. इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और दो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमने सब्सटेंसेस को डिकम्पोज किया है विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज वाई ये फोटोलिसिस कहलाएंगे। तो ये वे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम लाइट की हेल्प से वस्तुओं को यानी सब्सटेंसेस को डिकम्पोज कर रहे हैं, दैट इज वाई इनको हम बोलेंगे फोटोलिसिस। आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि इस वर्ड से ही पता लग रहा है, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का मतलब होता है जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से हटाकर उसकी पोजीशन पे खुद प्लेस हो जाता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? दोज केमिकल रिएक्शंस in which a more reactive element displace the other less reactive element from its compound are called displacement reaction. सो वे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए AB कोई कंपाउंड है और इसका रिएक्शन C के साथ हुआ। C एक एलिमेंट है जो A से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो C ने A को यहाँ से रिप्लेस कर इसको डिस्प्लेस कर दिया और C भी बना लिया और A को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम कुछ एग्जाम्पल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझेंगे। देखिए, अगर हम कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो यहां पे जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर को कर दिया गया है डिस्प्लेस, तो ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं,
फेरिक ऑक्साइड को अगर हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम आयरन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम आयरन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। और आयरन बाहर आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस किया है, तो इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कॉपर सल्फेट इसका एक्वस सॉल्यूशन ब्लू होता है। अगर कॉपर सल्फेट को हम रिएक्ट कराते हैं आयरन के साथ, मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया हुआ है और उसमें आयरन नेल्स डाल दिए, तो यहां पे क्या होगा, आयरन कॉपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ग्रीन होता है और कॉपर डिस्प्लेस हो गया है। तो इस केमिकल रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन में से, उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस किया है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए एग्जाम में इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन व्हेन आयरन नेल्स आर एडेड टू इट, कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स ऐड की जाती हैं तो उसका ब्लू कलर ग्रीन में चेंज क्यों हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है, when iron nails are added to the copper sulfate solution, then the iron displaces copper from copper sulfate to produce iron sulfate, which is green in color, due to which the whole solution appear green. I hope आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा।